नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 6 का हमारे अतीत के नाम से यह बुक है। आज हम अध्याय 9 देखेंगे, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। तो देखिए दोस्तों, हम हर अध्याय का टेस्ट सीरीज के माध्यम से पूरा का पूरा अध्याय क्लियर करा रहे हैं। तो आज हम अध्याय 9 की टेस्ट सीरीज लाएंगे और टेस्ट सीरीज के माध्यम से सारगर्भित व्याख्या देकर पूरा का पूरा अध्याय 9 कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो अगर यह चैप्टर आप पढ़े हैं तो टेस्ट सीरीज भी देने में आप लोग को अच्छा लगेगा दोस्तों। तो यह चैप्टर है, ठीक है दोस्तों। आइए टेस्ट देना शुरू करते हैं और जितना भी जो भी प्रश्न रहेगा उसको बताया भी जाएगा, उसका व्याख्या भी दिया जाएगा, जिससे पूरा का पूरा अध्याय आपका कंप्लीट हो जाएगा। और यही पढ़ाने का अंदाज है, पूरा 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी जितनी भी किताबें हैं सबका टेस्ट सीरीज के माध्यम से कंप्लीट कर दिया जाएगा दोस्तों। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी क्लास 6 हमारे अतीत के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो जाकर देख सकते हैं। पहला प्रश्न है आप लोग की स्क्रीन पर, कुछ शासक रेशम मार्ग के बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण चाहते थे। तो यह बात सच है कि कुछ शासक रेशम मार्ग के बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण चाहते थे। रेशम मार्ग उसे कहा जाता था जहां से चीन के व्यापारी रेशमी वस्त्रों को लेकर जिन रास्तों के जरिए एशिया में या यूरोप के अन्य देशों में जाते थे उन्हें ही रेशम मार्ग कहा जाने लगा। तो कुछ शासक रेशम मार्ग के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण चाहते थे, यह सही है। कारण क्या है, क्यों चाहते थे? रेशम मार्ग पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से इस क्षेत्र के शासक को कर, शुल्क और तोहफे प्राप्त होते थे। तो देखिए, कथन और कारण दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी सही है। तो विकल्प ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। इसकी व्याख्या देखिएगा, व्यापारियों से प्राप्त इन चीज़ों के बदले ये शासक उन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। अतः विकल्प ए सही है। दूसरा देखिएगा, कुषाणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे, यह सही है। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे, यह सही है। दूसरा देखिएगा, पेशावर और मथुरा इनके दो शक्तिशाली केंद्र थे। कुषाणों की दो राजधानियां थीं, पहली थी पुरुषपुर जिसे पेशावर कहा जाता है अब, और दूसरी थी मथुरा। तो दो राजधानियां थीं, यह भी सही है। तीसरा देखिएगा, इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर नील नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। यह बात गलत है। जो मध्य एशिया से नील नदी के मुहाने तक नहीं जाती थी बल्कि सिंधु नदी के मुहाने तक, पत्तनों तक जाती थी। तो यह गलत है, विकल्प सी। डी देखिएगा, इस महाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। तो यह सही है, सबसे पहले सोने का सिक्का कुषाणों ने ही जारी किया था। तो विकल्प डी। तो इसमें यही पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो विकल्प सी गलत है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ए, बी और डी सही है परंतु सी गलत है। लगभग 2000 वर्ष पूर्व मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर भारत पर कुषाणों का शासन था। तक्षशिला भी इनके राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती है और फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। कुषाण इस महाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग करते थे। अगला प्रश्न देखिएगा, बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित के रचनाकार कवि निम्नलिखित में से कौन है? बुद्ध चरित जो लिखे थे वह अश्वघोष लिखे थे, जो कनिष्क के दरबारी कवि थे। और यह बुद्ध चरित जो लिखा गया है संस्कृत में लिखा गया है। तो बुद्ध चरित के रचनाकार कवि निम्नलिखित में से कौन थे? अश्वघोष, विकल्प ए। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित के रचनाकार कवि अश्वघोष थे। ये कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। पार्श्व और वसुमित्र जैसे बौद्ध दार्शनिक, नागार्जुन जैसे विद्वान भी कनिष्क के दरबार में रहते थे। कनिष्क के दरबार में अश्वघोष भी था, वसुमित्र भी था, पार्श्व और नागार्जुन जैसे विद्वान कनिष्क के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न देखिएगा, मरुत्तर काल में बौद्ध धर्म की नई धारा महायान का विकास हुआ। इस नई बौद्ध धारा में आए नए परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो मरुत्तर काल में बौद्ध धर्म की एक नई शाखा का विकास हुआ था, महायान। तो देखिए,
पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति संकेतात्मक रूप से दर्शाई गई थी, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमा कुषाण काल में बनी थी, मरणोत्तर काल में कुषाण काल में बनी थी, और बुद्ध की पूजा होने लगी। महायान का ज़्यादा विकास हो गया था, तो बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी थी। दूसरा देखिएगा, बोधिसत्व में आस्था को लेकर परिवर्तन आया था। अब बोधिसत्व में आस्था को लेकर परिवर्तन आ गया था, उन्हें देवता का स्थान दे दिया गया था। तो 1 और 2 दोनों सही है। कौन सा कथन सही है? 1 और 2, विकल्प सी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दोनों कथन सही है। महायान धारा में प्रविष्ट मूर्ति निर्माण के बदलाव के तहत अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी थी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में भी बनाई गई थी। बुद्ध की मूर्तियां दो जगह बनाई जाती थी, एक मथुरा कला के तहत, एक गांधार कला के तहत। मथुरा कला के तहत मथुरा में, गांधार कला के तहत तक्षशिला में। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के लिए एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। इस आस्था में परिवर्तन हुआ। अब ऐसा करने के बजाय महायानी लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में रहना ठीक समझने लगे थे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया और जापान तक भी फैल गई थी। अगला प्रश्न देखिएगा, बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य भागों में भी फैल गए। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्वी की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य भागों में फैल गए। यह बात तो सच है। दूसरा देखिएगा, इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित था। तो यह भी सही है। कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही है। इसका स्पष्टीकरण देखिए। उपयुक्त दोनों कथन सही है। बौद्ध धर्म का प्रसार कहाँ हुआ था? दक्षिण पूर्वी एशिया की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया और इसके अन्य भागों में हो गया था। देखिए, जो हीनयान विकसित हुआ था वह हमारे देश के दक्षिण के जो देश थे वहाँ हीनयान प्रचलन में आया था, और जो उत्तर के देश थे जैसे चीन हुआ, रूस हुआ, वहाँ पर महायान प्रचलन में आया था। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म कहीं अधिक प्रचलित हुआ था, जो कि बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम क्या है? तो देखिए सही क्रम क्या है। तो देखिए, सबसे पहले फायान आया था, उसके बाद हेनसांग आया था, उसके बाद इत्सिंग आया था। तो फायान जो आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में आया था 4वीं सदी में। हेनसांग यानी हेनसांग जो आया था 7वीं सदी में आया था हर्षवर्धन के काल में। और इत्सिंग जो आया था यह 50-60 साल बाद आया था इत्सिंग। तो यही विकल्प बी जो होगा वह सही है, विकल्प बी। इसकी व्याख्या देखिएगा, भारत की यात्रा पर फायान लगभग 1600 पूर्व आया था, हेनसांग 1400 वर्ष पूर्व तथा इत्सिंग उसके 50 वर्ष बाद आया था। ये सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए हुए थे। अगला प्रश्न देखिएगा, विष्णु के बराह रूप की मूर्ति निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुई है? विष्णु के जो बराह रूप की जो मूर्ति प्राप्त हुई है कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मध्य प्रदेश के एरण से प्राप्त हुई है, मध्य प्रदेश के एरण से, विकल्प बी। इसकी व्याख्या देखिएगा, विष्णु के बराह रूप की मूर्ति एरण मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई है। पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने बराह रूप धारण कर लिया था। यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, भक्ति परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भक्ति परंपरा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो देखिए, भक्ति परंपरा की शुरुआत मौर्योत्तर काल में हुई थी, यह सही है। भक्ति मार्ग की चर्चा भगवत गीता से मिलती है, यह भी सही है। तीसरा, भक्ति मार्गी आडंबर के साथ पूजा पाठ पर जोर देते थे, यह गलत है। आडंबर नहीं बल्कि वह साधना किया करते थे। तो विकल्प सी जो है गलत है। डी देखिएगा, भक्ति मार्गी मानते थे कि उनके आराध्य देवी और देवता मानव, सिंह, पेड़ तथा अन्य किसी भी रूप में हो सकते हैं। तो यह भी सही है। तो इसमें कौन सा कथन गलत है यह बताना है। तो इसमें सबसे जो कथन गलत है विकल्प सी। इसकी व्याख्या देखिएगा, देवी देवताओं की पूजा का चलन मौर्योत्तर काल से शुरू हुआ था। इसमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसी देवी देवता शामिल थे। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। किसी देवी देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता था। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ
भगवत गीता में मिलती है। और भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। अतः कथन सी गलत है। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का मानना था कि अगर आराध्य की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उन्हें देखना चाहते हैं। अतः इस विचार की स्वीकृति बढ़ने के साथ साथ कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां बनाने लगे। भक्ति मार्ग के बढ़ते प्रभाव के काल में ही दक्षिण भारत में लगभग 1400 साल पहले एक शिव भक्त अप्पार ने शिव स्तुति की रचना की थी। शिव स्तुति तमिल में लिखा है, जिसे शिव भक्त अप्पार ने लिखा था। शिव स्तुति। ये शिव भक्त अप्पार एक बड़ा भूस्वामी था, जिसे भूस्वामी को क्या कहते हैं? बिल्लाल। अगला प्रश्न देखिएगा। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है। सीरिया एक देश है पश्चिमी एशिया का, आप जानते हैं। तो वहाँ से बहुत साल पहले कुछ ईसाई केरल के तट पर आकर बस गए थे, तो केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है। यह सही है। केरल के ईसाई संभवतः पश्चिमी एशिया से आए थे, तो बिल्कुल पश्चिमी एशिया का देश है सीरिया। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लगभग 2000 वर्ष पूर्व पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह का जन्म बैथलेहम में हुआ, जो रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। उन्होंने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया था। ईसा मसीह के उपदेश धीरे धीरे पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप में फैल गए थे। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म के प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए थे। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि संभवतः ये पश्चिम एशिया से आए थे। ये विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से हैं। देखिए दोस्तों, विश्व का जो सबसे पुराना चर्च है वह भी भारत में है। यह भी अपने आप में अलग बात है। अगला प्रश्न देखिएगा। संगमकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था, तो यह सही है। दूसरा देखिएगा, बी, काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि उसे काला सोना के नाम से बुलाते थे, यह भी सही है। काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि उसे काला सोना कहा जाता था, काली मिर्च को। व्यापारी इन सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्ग का प्रयोग करते थे, यह गलत है। व्यापारी इन सामानों को ले जाने के लिए दक्षिण भारत से जो भी सामान होता था उनको ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्ग का ही प्रयोग नहीं करते थे, बल्कि स्थल मार्ग का भी प्रयोग किया करते थे, इसलिए यह गलत है। डी देखिएगा। दक्षिण भारत से रोम से व्यापार के प्रमाण स्वरूप अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। दक्षिण भारत में बहुत सारे सोने के सिक्के मिले हैं, जिससे यह साबित होता है कि रोम के साथ व्यापार हुआ करते थे। तो ये पूछ रहा है इसमें कौन सा कथन गलत है, तो विकल्प सी गलत है। यहाँ देखिए स्पष्टीकरण। कथन ए, बी, डी सही है, परंतु सी गलत है, क्योंकि व्यापारी इन सामानों को रोम ले जाने के लिए समुद्री जहाज़ों, सड़कों, दोनों मार्गों का प्रयोग करते थे। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले थे। ये व्यापारी मानसून हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा पूरी करते थे। ये अफ्रीका और अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुँचने के लिए दक्षिण पश्चिमी मानसून का भी सहारा लेते थे, और संगम कविताओं में इसका उल्लेख भी है। तो देखिए, मानसून की खोज किसने की थी? हिप्पालस नामक यात्री ने की थी, हिप्पालस। अगला प्रश्न देखिएगा। संगम कविताओं में मुवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है, इसका अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? संगम साहित्य में मुवेंदार की चर्चा मिलती है, यह एक तमिल शब्द है, इसका अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो मुवेंदार का अर्थ क्या होता है? मुवेंदार का मतलब होता है तीन मुखिया, विकल्प सी। और यह तीन मुखिया कौन थे? चोल, पांड्य और चेर। व्याख्या देखिएगा। मुवेंदार का अर्थ तीन मुखिया है। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के लिए किया गया था। यह चोल, चेर और पांड्य थे, जो करीब 2300 वर्ष पूर्व दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे, और संगम साहित्य में मुवेंदार की चर्चा भी है। अगला प्रश्न देखिएगा। चोल, चेर और पांड्य शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पुहार और मदुरै इनके महत्वपूर्ण सत्ता केंद्र में शामिल था। बिल्कुल, पुहार और मदुरै महत्वपूर्ण सत्ता केंद्र थे। पुहार जो था चोलों का था, और मदुरै जो था पांड्यों का था। दूसरा देखिएगा, ये लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे, यह भी सही है। तो ये पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों, विकल्प सी। इसकी व्याख्या देखिएगा।
उपयुक्त तो दोनों कथन सही है। चोल, चेर और पांड्य के अपने अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इन 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक था चोलों का पत्तनपुहार या कावेरी पट्टनम और दूसरी थी पांड्यों की राजधानी मदुरै। ये तीनों मुखिया चोल, पांड्य और चेर लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी सैनिक अभियानों के दौरान आसपास के इलाकों से शुल्क वसूला जाता था। इनमें से कुछ धन आपस में अपने पास रखते थे तो बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदार, सिपाहियों और कवियों के बीच बांट देते थे। अगला प्रश्न देखिएगा, दक्षिणापथ के स्वामी निम्नलिखित में से कौन कहे जाते थे? सातवाहन, कुषाण, चोल या चेर? तो दक्षिणापथ का स्वामी सातवाहन को कहा जाता था। सातवाहन अपने आप को दक्षिणापथ के स्वामी कहते थे, सातवाहन वंश के शासक। इसकी व्याख्या देखिएगा, तीनों मुखियाओं चोल, चेर और पांड्य के शासन के लगभग 200 वर्ष बाद पश्चिमी भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। उसके बारे में हमें उसकी मां गौतमी बलश्री के एक अभिलेख से मिलती है। गौतमी बलश्री का जो अभिलेख था, नासिक अभिलेख था, वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ के स्वामी मतलब दक्षिण का स्वामी, मतलब दक्षिणी भारत। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। पूरे क्षेत्र के लिए यही नाम प्रचलित था। इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो प्रश्न है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था। विकल्प डी, 7000 साल पहले चीन में हुआ था रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार। इसकी व्याख्या देखिएगा, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में लगभग 7000 साल पहले हुआ था। इस तकनीक को हजारों सालों तक उन्होंने दुनिया से छिपाए रखा। जिस तरह से कोरोना वाले छिपाए हुए हैं और दुनिया से, इसी तरह से समझ सकते हैं। चीन से पैदल, घोड़ों और ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशम के कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। लगभग 2000 वर्ष पूर्व रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनने का फैशन बन गया था। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम रास्ते से गुजरना पड़ता था। तो रास्ते के आसपास रहने वाले लोग यात्रियों से यात्रा शुल्क भी मंगाते थे। तो इतना दुर्गम, कठिनाई करके लोग लेकर जाते थे, वो भी रास्ते में बहुत सारे कर या टैक्स देने पड़ते थे। तो इस तरह से उसका मूल्य बहुत ज़्यादा हो जाता था अपने गंतव्य तक जाते जाते। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल से जुड़ जाइएगा। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो NCERT क्लास 6 हमारे अतिथि नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देख सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो IAS PCS पाठशाला का फेसबुक ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको IAS और PCS का संपूर्ण मटेरियल चाहिए, किसी प्रकार का प्री और मेंस का संपूर्ण मटेरियल चाहिए, तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दर्ज है। साथ ही साथ UP टेट, CTET, TGT, PGT, PRT और नेट की परीक्षा भी दे रहे हैं, तो उसके लिए भी आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं अगर आपको स्टडी मटेरियल की आवश्यकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।